हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें लेसन नंबर 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस कोरोना महामारी में घर बैठे हुए जो भी छात्र हैं वो अपने क्लास 12 की पढ़ाई घर पर ही ऑनलाइन कर सकें और उनके पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है आवेश। आवेश क्या होते हैं? आवेश के बारे में जानने से पहले हमें समझते हैं कि ये आवेश आया कहां से। आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व वैज्ञानिक थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि यह देखा कि जो आबनूस होता है, आबनूस यानी कपड़ा, और आबनूस के साथ साथ रेशम कांच की छड़, इन दोनों को आपस में फ्रिक्शन किया। तो फ्रिक्शन यानी घर्षण किया, रगड़ने के पश्चात क्या हुआ कि इन दोनों में रगड़ने के पश्चात होता क्या है कि इन दोनों में आकर्षण का गुण आ जाता है। उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले आते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। केवल उसने इतना ही देखा, लेकिन उसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। यानी कि इतना ही केवल देखा, उसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस काम को किसने किया था? थेल्स ने। इसके पश्चात 2000 वर्ष बाद इसी चीज को प्रयोग के रूप में, किसके रूप में? प्रयोग के रूप में गिलबर्ट्स ने क्या किया कि प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि जब हम कोई दो चीजें आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है, मतलब वह आवेशित हो जाता है। यानी कि गिलबर्ट्स ने इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया। कितने वर्ष बाद? 2000 वर्ष बाद। थेल्स ने क्या किया था? केवल आबनूस और कांच की छड़ में आकर्षण का गुण आया था, इसके बारे में ही जानकारी प्राप्त की। इसको प्रैक्टिकली उसने नहीं बता पाया कि यह क्यों आता है। लेकिन गिलबर्ट्स ने 2000 वर्ष बाद लगभग 1600 ईस्वी में इसने प्रूफ कर दिया कि जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। आवेश का मतलब होता है वहां पे सबसे पहले ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। और हीट क्या काम करती है कि कोई भी अगर मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, तो इसके अंदर जो कण होते हैं, क्या होते हैं? कण। इनको ये क्या काम करता है? सक्रिय कर देता है। सक्रिय माने ये निष्क्रिय होते हैं, रुके हुए अवस्था में होते हैं। जैसे ही इनको बाहर से ऊष्मा मिलती है, ये तुरंत क्या करते हैं? मोशन करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं मोशन के कारण इनके ऊपर जो आवेश होता है वह उत्पन्न हो जाता है। और इसके पास जो रखी हुई वस्तुएं होती हैं, इनको क्या करता है? यह कम आयन वाली वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने का काम प्रारंभ कर देता है। ठीक, इसके बारे में जो निष्कर्ष निकाले थे वह कौन निकाले थे? डॉक्टर गिलबर्ट्स ने निकाले थे। थेल्स को जो वैद्युत होता है उसका जनक भी कहा जाता है। जो थेल्स हैं इनको वैद्युत का जनक भी कहा जाता है। तो आपको इतनी बात ही तो समझ आई गई होंगी कि आवेश कहां से कैसे कैसे आया। अब आवेश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। किसी के अनुसार हम आवेश का डिफिनीशन क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे? तो परिभाषा हम ये लिखते हैं कि यानी जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, यानी कि घर्षण करते हैं। तो घर्षण करने के पश्चात क्या होता है? जो वस्तु होती है वह वैद्युतमय हो जाती है। वैद्युतमय का मतलब होता है आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाती है।
और इस आवेशित होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक, तो इतनी तो बातें आपको समझ आ गई होंगी कि आवेश क्या होते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें कि हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी बच्चे हैं वह घर पे बैठे ही पढ़ सकें। चलिए अगले टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं। इसी में आवेश के साथ ही साथ आगे भी अभी बहुत कुछ आपको जानना है, इतना ही नहीं जानना है। तो आप आवेश के बारे में समझ गए कि आवेश क्या होता है। आइए थोड़ा सा इसको और डीपली समझते हैं। डीपली समझने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं एकदम शांति से, और कोई व्यक्ति आता है आपको पीछे से एक झापड़ ऐसे पीट देता है। यानी कि जब आप बैठे हुए हैं तब भी आपके अंदर आवेश है, लेकिन वह आवेश क्या है, निष्क्रिय है। और जैसे ही आपको कोई बाहर से आकर के पीटता है, आपको क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है। और जैसे ही वह आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, आप क्या करते हैं, काम करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी आप सक्रिय हो जाते हैं। सेम उसी तरह यह भी होता है। जो आवेश होते हैं, आवेश माने जो कण होते हैं, वो प्रत्येक पदार्थ में होते हैं। प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसमें होते हैं, लेकिन वह निष्क्रिय होते हैं। और जैसे ही इनको हम क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने के पश्चात वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने के साथ साथ क्या होता है, आवेशों का ट्रांसमिशन होने लगता है। यानी आवेश क्या होते हैं, एक चीज से निकल करके दूसरे चीज में जाना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही ऐसी प्रक्रिया होती है, एक पदार्थ में क्या होता है, आवेश का मान बढ़ जाता है, और दूसरे पदार्थ में क्या होता है, आवेश का मान घट जाता है। तो जहां पर आवेश का मान बढ़ जाता है, वो क्या करता है, कम आवेश वाली वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने का कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आवेशों को उत्पन्न करते हैं। और दूसरी चीज क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युतमय कहते हैं, और उसी को हम क्या कहने लगते हैं, आवेश कहते हैं। इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई? अगर समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। आवेश। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कॉमनली जो आवेश होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है ऋण आवेश, और दूसरा होता है धन आवेश। अब हम समझ लेते हैं कि ऋण आवेश क्या होता है। ऋण आवेश का मतलब होता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब हो गया माइनस। ऋण आवेश का मतलब होता है माइनस। ये माइनस का प्रोड्यूस होता है। माइनस का मतलब हो गया जब किसी वस्तु में, सीधा सी बात है, जब किसी वस्तु या पदार्थ में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। या फिर हम कह सकते हैं जब किसी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ग्रहण किए जाते हैं। जब हम ग्रहण करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, हमारे पास अधिकता हो जाती है। ऐसे समझिए, जैसे मेरे पास 5 रुपया है और हम चाहते हैं 50 रुपया हो जाए, तो क्या करेंगे, 55 रुपीज हम किसी अन्य से उधार लेंगे। तो जब हम उधार लेंगे तो उस कंडीशन में हम पॉजिटिव रहेंगे कि निगेटिव रहेंगे, निगेटिव रहेंगे ना, कर्ज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो वही कह रहा है, यानी कि जब किसी वस्तु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, यानी बाहर से इलेक्ट्रॉनों को लिया जाता है, तो लेते समय क्या हो जाएगी, मेरे पास अधिक हो जाएंगे। और जब अधिक हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, उस कंडीशन में ऋण हो जाएंगे, यानी कर्जदार हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं।
धन आवेश की बात करते हैं। धन का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब होता है जब कोई वस्तु क्या करती है, कोई वस्तु या पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, त्याग करती माने डोनर देती है, और देने के पश्चात क्या होता है, उसमें कमी पाई जाती है, कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, धन आवेश हो जाता है। आप ऐसे समझिए, जैसे मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया, 30,000 रुपए को हमने कोई ड्रॉप खरीद के रख लिया, तो मेरे पास बचे कितने, 10,000 और बचे ना, तब भी हम पॉजिटिव ही रहेंगे, तब भी हम धनात्मक ही रहेंगे, क्योंकि जितनी भी चीजों को हम इन्वेस्ट किए हैं वह कभी तो कभी हमको वापस मिलेगा, और जब वापस मिलेगा तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट नहीं है, वह हमारा प्लस पॉइंट है, उसके सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऋण धन आवेश होते हैं। तो आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। ऋण आवेश का मतलब जब कोई पदार्थ क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, ग्रहण करता है, किसी से उधार लेता है, और जब उधार लेता है तो उधार लेने के बाद हम कर्जदार बन जाते हैं, इसीलिए हमारे पास अधिकता हो जाती है, और हम उसको क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश का मतलब हो गया जब कोई पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, डोनर करता है, यानी देने का काम करता है, और देता है, तब भी हमारे पास अधिकता पाई जाती है, कमी हो जाती है, और कमी होने के साथ साथ क्या होता है, उसको हम धन आवेश कहते हैं। तो हम आगे बढ़े, इसमें एक शब्द आया है इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो आवेश, आवेश किन्हें कहते हैं, आवेश का मतलब होता है जब हम किसी दो पदार्थ को आपस में, यानी दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, घर्षण करने के पश्चात तो वस्तुएं क्या होती हैं, वैद्युतमय हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, वैद्युतमय। उसी को हम, यानी वैद्युतमय होने का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। सीधा सी बात आप कर दीजिएगा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, और ये वैद्युतमय हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक क्या होता है, धन आवेश होता है। इसमें आया आपके एक शब्द इलेक्ट्रॉन, तो चलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो क्लास 12th का बच्चा घर पे बैठा हुआ है वह आसानी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके, अपनी परीक्षाओं में जा करके परीक्षा को देने में सफलता प्राप्त कर सके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, तो इसको थोड़ा सा हम बैक ले चलते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, तो पदार्थ में आप जानते हैं सबसे छोटा क्या होता है, आपका कण होता है कि नहीं, तो कोई भी कण होता है पदार्थ में एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, नाभिक, और ये हमारा क्या है, कक्षक। तो कक्षकों में तो आप जानते हैं बाहर क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और जो नाभिक होता है इसमें क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। यानी जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ये बाहरी कक्ष होते हैं इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, इन्हीं के द्वारा ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ के बाहरी कक्ष में गति करते रहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, पदार्थ के नाभिक में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको जर्नली हम प्रतीक जो होता है इसका वह स्मॉल ई होता है, ये इसका सिंबल हो जाएगा प्रतीक स्मॉल ई। जो इस पे आवेश का मान होता है वह -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है ये, आवेश का
मान होता है। ये होता किस प्रकार की है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति होती है इसकी ऋणात्मक होती है, मतलब यह हमेशा माइनस में पाया जाता है, धनात्मक नहीं होता है। इसके भार की बात करें हम तो जो भार होता है 9.01 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भार होता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता की बात करें, यानी किसने इसको खोजा था, इसके खोज के बारे में बात करें तो खोज इसने किया था, वो कौन किया था, जे टॉमसन। जे टॉमसन, कहीं कहीं टॉमसन के बजाय थॉमसन भी लिखा रहता है, तो इस पे आप सस्पेंस मत होइएगा। जो इसके खोजकर्ता हो कौन है, जे टॉमसन है। तो कम से कम इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इतनी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसी तरह हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं कि प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, प्रतीक जो होता है, इसको हम लिखते हैं पी से। डाउट, इसका जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। डिफरेंस क्या है इसमें, ये धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ये ऋणात्मक नहीं होते हैं। यानी इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। ये धनायन होते हैं बेचारे, कहते हैं हम धनायन रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कभी भी ऋण होने वाले नहीं हैं। इनके अगर भार की बात करें तो 6.27 इंटू 10⁻17 किलोग्राम होता है। यानी इनका जो भार होता है वह इलेक्ट्रॉन के भार से बहुत कम पाया जाता है। कम है कि अधिक है, यहाँ पे पावर -27 है, यहाँ पावर -31 है, इसका मतलब इनका भार अधिक होता है। इनके जो खोजकर्ता हैं इसकी हम बात करें, खोजकर्ता, इनके जो खोजकर्ता हैं वो है रदरफोर्ड। ये प्रोटॉन्स हो गए और ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो अब आगे बढ़ा, लेट अस स्टार्ट। अगला हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या आएगा इसके बाद, न्यूट्रॉन्स आएंगे। चलिए न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन जिसको नाम ही है न्यूट्रल, आप समझ गए होंगे न्यूट्रल माने होता है कुछ नहीं। इसका जो प्रतीक होता है वह होता है यन। इस पे जो आवेश का मान होता है वह कितना होता है, 0। इस पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो इनकी प्रकृति भी क्या होगी, प्रकृति ये उदासीन होते हैं, यानी जिसके ऊपर 0 चार्ज ही है वो पक्का उदासीन होंगे। इनके भार की बात करें तो जो भार होता है वो 6.273 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, लगभग ये प्रोटॉन के भार के बराबर होते हैं। इनके जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता का नाम क्या है, चैडविक। आपको इनके खोजकर्ताओं के बारे में बहुत अधिक पूछा जाता है और इनके प्रतीक तो जनरली याद हो जाते हैं, आवेश के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम इन तीनों के खोजकर्ताओं को एकदम आसान तरीके से आपको याद करा देते हैं। एक फार्मूला होता है जिसके सहायता से आप इनके खोजकर्ता को आसानी से याद कर सकते हैं। खोजकर्ता याद करना है आपको, देखिए ईटा पर नाच, ईटा पर नाच रे क्या है, ई पर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को इसने खोजा था, उसका क्या नाम था बाबू, जे टॉमसन। टॉमसन शब्द आ रहा कि नहीं आ रहा, इसलिए ईटा पर नाच। प पर हो जाएगा प्रोटॉन
और र पर क्या हो जाएगा, रदर फोर्ड। कोई डाउट? न पर हो जाएगा न्यूट्रॉन, और च पर क्या हो जाएगा आपका, चैडविक। कोई डाउट है क्या इसमें? ईटा पर नाच में कोई ईटा पे नाच पाएगा क्या? नहीं नाच पाएगा। नाचने के लिए, डांस करने के लिए तो लोग कहाँ कहाँ नहीं कर देते हैं, तो ईटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें आवेश के बारे में पता चल गया। जो आवेश होते हैं वो मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं, धन आवेश होते हैं और ऋण आवेश होते हैं। और जो आवेश होते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है, हमने तो अब आवेश को उत्पन्न कर लिया रगड़ के, भैया आवेश को तो आपने उत्पन्न कर लिया। अब जब आपने आवेश को उत्पन्न कर लिया तो उसका काम भी तो कुछ ना कुछ होगा ही, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो थोड़ा सा हम जो आवेश होता है उसके बारे में कुछ थियरी है, इसको हमको समझना सबसे जरूरी है। चला देखिए, चलिए इसी को समझिए थोड़ा। आवेश की क्वांटम संख्या, शुरू करें आवेशों की क्वांटम संख्या। देखिए, आवेशों की क्वांटम संख्या से मतलब क्या है, बहुत ही आसान मतलब है। आप इसको बहुत आसान से समझ सकते हैं क्योंकि यह सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। आवेशों की क्वांटम संख्या का मतलब होता है कि जो आवेश होते हैं, ठीक है, जो सबसे सूक्ष्मतम आवेश होता है, सबसे सूक्ष्मतम जो आवेश होता है वह कितना होता है, ई होता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी आवेश आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी आवेश का जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, ई होती है। ठीक है, यही इसकी क्वांटम संख्या है। क्वांटम का मतलब होता है इसके बारे में निष्कर्ष, यानी कि इसकी प्रकृति ही ले लीजिए। दूसरी, जो आवेश होते हैं, आवेश वह सदैव ई का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक का मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1/2 ई हो जाएगा। ठीक, पूर्ण गुणक का मतलब ये होता है 1e, 2e, 3e, 4e, 5e डॉट डॉट डॉट। आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। यही इसका पूर्ण गुणक इसका मतलब होता है। ठीक, तीसरा, जो आवेश होते हैं उन्हें कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं व्यक्त किया जाता है। यह एक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। मतलब आप कभी भी, एग्जाम्पल देखिए, कभी भी आप ई को 1/2 नहीं लिख सकते हैं, या फिर ई को 4/2 लिख सकते हैं। आप ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिजल्ट इसका आया ई पर 2। तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, 2 है ना। आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन ई पर 1/2, ई पर ये लिख सकते हैं, इसको इतना नहीं लिख सकते क्योंकि 1/2 की वैल्यू नहीं होती है, अंडर रूट में चला जाता है। बातें समझ आ रही है? ई पर 1/2 नहीं लिख सकते क्योंकि एक में 2 से भाग देंगे तो आएगा 0.5, और 0.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ई पर 4/2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो लास्ट रिजल्ट कितना आएगा, ई पर पावर 2। और ई पर पावर 2 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। कोई दिक्कत किसी को? फिर आप
एग्जाम्पल और देखिए इसका, आप इतना नहीं लिख सकते हैं 1/2e, ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है 0.5 आता है, जो कि आपका क्या है, रॉन्ग है। आप इतना लिख सकते हैं 6/2e, क्योंकि इसको काटेंगे तो आएगा 3, जबकि ये क्या है, एक पूर्णांक है, यानी ये आपका क्या है, सही है। तो बातें आप समझ गए होंगे। जो ई का मान होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो आपकी कभी भी डेसिमल में नहीं आती है। डेसिमल में आएगी भी तो उसके साथ पावर्स होंगे, जैसे ई बराबर आप 2.5 नहीं लिख सकते, क्योंकि ई का मतलब काउंटिंग है ना, काउंटिंग नंबर है। ई पर इलेक्ट्रॉन मतलब संख्या, और यहाँ पे संख्याएं कभी आधी नहीं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आदमी है, व्यक्ति है कोई, तो क्या वो व्यक्ति आधा हो सकता है? ऐसा कह सकते हैं कि तुम एक आदमी हो, तुम आधा आदमी हो, ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते कभी ना। तो वही बात यहाँ पर भी होती है। जैसे आप ये कह सकते हैं क्या कि ये लड़का एक अकेले है, इस झुंड में 15 व्यक्ति हैं, इस झुंड में 15.5 व्यक्ति हैं, ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मतलब आदमी को काट के आधा करेंगे तो जिंदा थोड़ी बचेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा एक पूर्ण नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याओं के रूप में होते हैं। समझ गए? आवेश का जो एक नियम है, जिसको हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम, जो आवेश संरक्षण का नियम है वह यह है कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेशों को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। ये कहीं आपके सामने आ जाए तो ये किसका सिद्धांत है? ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। चलिए शुरू से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक था आवेश। आवेश से पहले हमने पढ़ा था आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आवेश की उत्पत्ति कहां से हुई थी? आज से 2500 ईसा पूर्व आबनूस और क्या हुआ था, रेशम, आबनूस और जो कांच था उसको आपस में रगड़ा गया था। तो रगड़ने के पश्चात क्या हुआ था, वहां से आकर्षण का गुण आया था। तो आकर्षण का जो गुण आया था, इसके बारे में जो मत सबसे पहले दिया था वह थेल्स दिए थे। कौन दिए थे? थेल्स ने दिया था। इसीलिए थेल्स को हम क्या कहते हैं? वैद्युत का जनक भी कहते हैं। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि वैद्युत का जनक किसे कहते हैं, तो थेल्स, थेल्स को हम क्या कहते हैं? वैद्युत का जनक कहते हैं। इस बात को केवल कहे हुए, थेल्स ने इतना कह दिया था, इसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। इसको निष्कर्ष निकालने में 2000 वर्ष लग गया। 2000 वर्ष के बाद जो आपके गिलवर्ट्स आए, गिलवर्ट्स, इन्होंने क्या किया कि इसका प्रैक्टिकली यानी प्रयोग करके दिखाया, और वहां से ये निष्कर्ष निकाला कि जो कांच होता है और रेशम की छड़ पे रगड़ने पर कांच पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, और आवेशित होने के पश्चात इस कम आवेश छोटे छोटे कागज के टुकड़े को ले आते हैं तो अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। इस बात का जो प्रैक्टिकली प्रयोग करके दिखाए थे वो कौन दिखाए थे? डॉक्टर गिलबर्ट्स ने दिखाया था। और इसी के अनुसार आवेश की परिभाषा दी गई कि जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात उसमें से एक वस्तु क्या हो जाती है? वैद्युतमय हो जाती है, यानी आवेशित हो जाती है, यानी उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी वह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण यानी भर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। उसके बाद से क्या किया गया कि आवेशों की क्वांटम संख्या देखी गई कि आवेशों को लिखा कैसे जा सकता है। तो सब बताया गया कि कोई भी वस्तु है तो उसमें सबसे सूक्ष्मतम जो आवेश होता है वो कितना होता है? ई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि बताया गया कि आवेश सदैव ई का पूर्ण गुणक होता है। मतलब वह एक E2E, ऐसा नहीं है कि इसको डेसिमल में या फ्रैक्शन में या भिन्न में आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यह एक पूर्ण संख्या के रूप में ही होना चाहिए। इसके बाद ये सब क्वांटम दिए गए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम अभी आपके पास 10 मिनट बाद या फिर अभी पोस्ट करते हैं, ताकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग
लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं वह घर पे बैठे बैठे इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद।